Hello and welcome all the young scientists. आज we are starting biotechnology, starting from the topic cell organelles. Cell organelles में पहला टॉपिक जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में जानेंगे. इन आवर कोर्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में सिर्फ लिखा गया है ना, ओनली रिटन. बस प्रोकैरियोटिक सेल्स और उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में लिखा गया है, बाकी बहुत सारी चीज़ें दी नहीं गई है. तो उन सब चीज़ों को हमें क्यों पढ़ना है? बिकॉज समटाइम्स क्वेश्चंस में आता है एंड एक ओवरऑल आइडिया के लिए वी नीड इट. तो यहाँ पे लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है सेल. सेल क्या होता है? सेल इज दिस, हमने 9th and 10th से सेल पढ़ा है. सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विच इज लिविंग. मतलब सेल से कम, मतलब एनीथिंग विच इज लेस देन अ सेल इज नॉट लिविंग. मतलब क्या है? एक सेल है, ठीक है, एक सेल है. सेल के अंदर उसके ऑर्गेनल्स हैं, उसका जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस है, ऑर्गेनल्स हैं, है ना, जिसमें वो रेस्पिरेशन करता है, कुछ में वो फोटो इलेक्ट्रिसिटी, मतलब क्या बोल रहा हूँ, फोटो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है ना. तो बहुत सारे विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनल्स हैं. द सेल इंजेस्ट्स, है ना, खाना खाता है, फाइगोसाइटोसिस. फिर सेल क्या एक्सक्रीट करता है, वेस्ट मटेरियल निकलता है, रेस्पिरेशन करता है ना, सेल डिवीजन करता है, यानी रिप्रोड्यूस भी करता है. ऑल दीज थिंग्स आर डन बाय अ सेल. So this is why we can call it as living, है ना. ये लिविंग कहा जा सकता है. अब इस सेल से कोई भी छोटा यूनिट लो, मतलब एक सेल के अंदर एक ऑर्गेनल है, लेट्स से मैंने उसका न्यूक्लियस लिया, बोलता है ना न्यूक्लियस, ब्रेन ऑफ द सेल. इससे मैंने एक न्यूक्लियस निकाल लिया, ये न्यूक्लियस रहा, ठीक है, ये न्यूक्लियस. अब अगर मैं पूछूं सेल तो लिविंग है, यस सेल इज लिविंग, इज द न्यूक्लियस लिविंग? नो, द न्यूक्लियस इज नॉट लिविंग. ये तो बस प्रोटीन का एक ढांचा है. न्यूक्लियस कहाँ पे लिविंग है? प्रोटीन का ढांचा है बस. अभी अगर मैं न्यूक्लियस को दूं खाना, फूड दूं, एनी काइंड ऑफ फूड, लेट्स से ग्लूकोज दिया, रेस्पिरेशन करो, एनर्जी प्रोड्यूस करो, कर पाएगा? नहीं, बिकॉज दैट इज द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. न्यूक्लियस कांट डू इट. इसमें बस प्रोटीन्स है विच आर एसेंशियल फॉर मल्टीपल फंक्शंस इन द बॉडी, है ना. वो है, पर ये अपने आप से कुछ नहीं कर सकता. दिस इज वाई हम बोलते हैं कि सेल इज द स्मॉलेस्ट थिंग, स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग, या फिर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट. यानी सेल से छोटा कोई भी चीज या सेल का कोई एक सिंगल ऑर्गेनल को हम लिविंग एज्यूम नहीं कर सकते. इट इज नॉट कंप्लीटली लिविंग, पर एक सेल को हम लिविंग बोल सकते हैं. अब वो मल्टीपल सेल्स है, यूनिसेल है, दैट डजंट मैटर, पर इफ देयर इज अ सेल देन दैट इज लिविंग. ओके, ठीक. तो पहले हमें पता है दो टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं. एक है यूकैरियोटिक सेल, दूसरा है प्रोकैरियोटिक सेल. यूकैरियोटिक सेल मतलब जो नया वाले सेल्स हैं, एंड प्रोकैरियोटिक मतलब जो प्रिमिटिव है. मतलब देखो, प्रो मीन्स प्रिमिटिव एंड कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस. एक्चुअल कैरियोटिक नहीं, कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस. कैरियन से कैरियोटिक बना है. प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस. प्रिमिटिव न्यूक्लियस मतलब प्रिमिटिव मीन्स पहले, व्हेन द ऑल द इवोल्यूशन स्टार्टेड, तब जैसे बैक्टीरिया होते थे वैसे ही प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस है इसका. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्रिमिटिव न्यूक्लिएटेड सेल या प्रोकैरियोटिक सेल. प्रोकैरियोटिक सेल में नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स. अगर 9th में किसी ने पढ़ा है, आपको पता होगा कि न्यूक्लियस होता है, वैक्यूल होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्गी एपरेटस होता है ना, अपने लाइसोसोम्स होते हैं, है ना, ऐसे कुछ कुछ माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, ऐसे कुछ ऑर्गेनल्स याद आ रहे हैं. इसमें वो सब ऑर्गेनल्स नहीं है, बिकॉज दिस सेल इज नॉट दैट डेवलप्ड. बल्कि प्रोकैरियोटिक सेल का साइज एवरेज में 1 to 2 माइक्रोमीटर होता है ना. माइक्रोमीटर को ये माइक्रो का सिंबल होता है, माइक्रोमीटर होता है. इट इज अप्रोक्सीमेटली 1 to 2 माइक्रोमीटर, अप्रोक्सीमेटली. नहीं तो रेंज तो है 0.1
टू 5 माइक्रोमीटर, और अगर इसका एवरेज लिया जाए मतलब मोटा मोटी तब 1 to 2 नैनोमीटर बोला जा सकता है। और एक यूकैरियोटिक सेल का साइज इज अप्रोक्सीमेटली 10 to 20 नैनोमीटर, 10 to 20 नैनोमीटर सॉरी माइक्रोमीटर, ठीक है, 10 to 20 माइक्रोमीटर। प्रोकैरियोटिक सेल का साइज 1 to 2 माइक्रोमीटर, बट एक यूकैरियोटिक सेल का साइज है 10 to 20 नैनोमीटर। कैन यू सी द साइज डिफरेंस? ये डिफरेंस है, लगभग 10 to 20 टाइम्स बड़ा है एक यूकैरियोटिक सेल। तो अब इसीलिए यूकैरियोटिक सेल में क्या ऑर्गेनेल्स ज्यादा होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में कम होते हैं, ठीक है। यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक जिनको पहले से पता है उनको समझ आ जाएगा, पर जिनको नहीं पता है प्लीज वॉच सम वीडियोस, कम बैक आफ्टर यू नो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक, ठीक है। सेल्स, अब हियर आई हैव अ प्रोकैरियोटिक सेल, कंप्लीट डायग्राम नहीं है, आपके साथ बनाना है। दिस इज नॉट द कंप्लीट डायग्राम बट दिस इज अ प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में बहुत सारी बेसिक चीजें होती हैं और ये वो सारे फंक्शंस करता है जो उसको जीने के लिए चाहिए, पर इसका ढंग थोड़ा अलग है, अलग तरीके से करता है, बहुत न्यारा अंदाज है इसका। देखते हैं कैसा अंदाज है। पहले तो जो जिसके नाम पे ये पड़ा है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस है इसका प्रिमिटिव, ये है इसका न्यूक्लियस जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड में इट इज डबल स्ट्रैंडेड, दिस इज डबल स्ट्रैंडेड सर्क्युलर, डबल स्ट्रैंडेड सर्क्युलर डीएनए, अप्रोक्सीमेटली एक सिंगल क्रोमोसोम। मतलब अब देखो क्रोमोसोम तो ये है नहीं, क्रोमोसोम क्या होता है, जब ये डीएनए कंडेंस होता है, यानी डीएनए एक प्रोटीन के चारों तरफ ऐसे कॉइल होता है, तब वो बहुत कंप्रेस होके कंडेंस होके क्रोमोसोम्स बनाता है। यहां पे दिस इज नॉट अ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम तो ऐसे होते हैं, ठीक है, मतलब ऐसे कुछ होते हैं, ठीक है, ऐसे होते हैं क्रोमोसोम्स, और इनमें ऐसे ऐसे डीएनए होते हैं, डीएनए होते हैं, इनमें होते हैं डीएनए, ऐसा नहीं होता है वो, पर इसमें अप्रोक्सीमेटली एक डीएनए में जितना क्रोमोसोम है, जितना डीएनए एक क्रोमोसोम में जितना डीएनए है, अप्रोक्सीमेटली उतना ही डीएनए एक बैक्टीरियल सेल में होता है, इसीलिए उसको एक सिंगल क्रोमोसोम भी बोल देते हैं। उसके अलावा इस जेनेटिक मटेरियल के अलावा तुम्हें और जेनेटिक मटेरियल इधर दिख रहा होगा, दीज आर कॉल्ड प्लाज्मिड्स। ये जेनेटिक मटेरियल के अलावा जेनेटिक मटेरियल है, इनके भी अलग अलग फंक्शंस हैं। उसके अलावा और हाँ, यहाँ पे तुम्हें दो लेयर्स दिख रहे होंगे, एक है सेल मेम्ब्रेन, दूसरा अंदर वाला सेल मेम्ब्रेन है, बाहर वाला सेल वाला, बहुत बेसिक। सेल मेम्ब्रेन में कुछ ऐसे उठक बैठक होते हैं, यानी कुछ इनफोल्डिंग्स होते हैं जिनको हम मीजोसोम्स बोलते हैं। मीजोसोम्स होते हैं 3 प्रकार के, वेसिकुलर, ट्यूब जैसे ट्यूब्यूलर, एंड ऐसे 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 लैमिलेटेड या लैमेला, ठीक है, ऐसे बहुत सारे फोल्डिंग्स होते हैं जिसमें लैमेला। और इसमें मूवमेंट के लिए कुछ होते हैं जिसको हम बोलते हैं ऐसे फ्लैजेला बोलते हैं, सीलिया बोलते हैं, सीलिया फ्लैजेला, ये सब चीजें मेनली यहाँ पे तो फ्लैजेला है, यहाँ पे सीलिया नहीं होता, यहाँ पे फ्लैजेला, ठीक है। फिर फिम्ब्रिए, लेकिन यहाँ पे फ्लैजेला हम देखते हैं। फ्लैजेला के अलावा हम इधर एक और चीज देखते हैं, वो भी एक इन्वेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन है जिसको हम बोलते हैं क्रोमैटोफोर। इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे, बस थोड़ा सब्र रखा जाए। ऐसा एक इनफोल्डिंग होता है, यहाँ पे कुछ स्टोरेज किया होता है जिनको हम इंक्लूजन बॉडीज कहते हैं, ये स्टोर होते रहते हैं, बस ऐसे ही, बस मजे में पड़े रहते हैं, इंक्लूजन बॉडीज बोला जाता है। यही सब चीजें हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, यही एक मोटा मोटी प्रोकैरियोटिक सेल और यही सब कुछ है।
अब इसमें एक न्यूक्लियोइड है जो कि डबल स्ट्रैंडेड है, सर्कुलर डीएनए है ना, न्यूक्लियोइड विच इज डबल स्ट्रैंडेड, यानी ये सिंगल स्ट्रैंड हुआ, ये हो गया डबल स्ट्रैंडेड, सर्कुलर, एक सर्कुलर फॉर्म में ऐसे ऐसे करके एक सर्कुलर फॉर्म में अरेंज होता है, एंड ऑलमोस्ट एक सिंगल क्रोमोसोम जितना डीएनए होता है, उसको हमने ऐसा बोला। इसके अलावा और जेनेटिक मटेरियल होता है इसके बाहर, जिसको हम प्लाज्मिड्स बोलते हैं, इनका एक अलग सा फंक्शन होता है। फिर यहाँ पे हमें कुछ ऐसे बॉडीज देखते हैं जो कि इन फोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इनको हम बोल देते हैं, इन सबको मिला के इनको हम बोल देते हैं व्हाट, मीसोसोम्स, इनको हम बोल देते हैं मीसोसोम्स। ऑफ कोर्स अंदर वाला है सेल मेम्ब्रेन, बाहर वाला है सेल वॉल। आप ड्रॉ कर सकते हैं, ऑफ कोर्स प्रैक्टिस होती है। दिस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, मतलब ये जो ऐसे इनवेजिनेशन इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं क्रोमैटोफोर, इसको बोलते हैं क्रोमैटोफोर। और यहाँ पे जो ऐसे स्टोरेजेस हुए हैं, इनको हम बोल देते हैं इंक्लूजन बॉडीज, इंक्लूजन बॉडीज। कभी पूछ लेते हैं, दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है, बुक्स में नहीं दिखेंगे पर ठीक है। ये जो बाहर निकला है इसको हम बोल देते हैं फ्लैजेला, दिस इज फॉर लोकोमोशन, फ्लैजेला इज फॉर लोकोमोशन, ठीक है। यही मोटा मोटी दीज आर ऑल द थिंग्स। नाउ लेट्स नो अबाउट ईच एंड एवरी वन ऑफ देम, हर एक चीज के बारे में हम जानेंगे। न्यूक्लियोइड तो हमने जान लिया, इसमें जेनेटिक मटेरियल है, बार बार बोल चुका हूं। अब हम जानते हैं दूसरे चीज के बारे में जिसका नाम है प्लाज्मिड्स। अब इस जेनेटिक मटेरियल के अलावा प्लाज्मिड्स होते हैं इधर। प्लाज्मिड्स ऐसे जेनेटिक मटेरियल है, इनको प्लाज्मिड्स को जीन टैक्सी भी बोला जाता है, इनको बोला जाता है जीन टैक्सी। क्यों बोला जाता है, पढ़ते हैं, जीन टैक्सी बोला जाता है। ये इसके अलावा जेनेटिक जो डीएनए या सर ये भी वैसे हाँ, प्लाज्मिड्स भी डबल स्ट्रैंडेड है, डबल स्ट्रैंडेड, ये भी सर्कुलर है पर सिंगल क्रोमोसोम नहीं है, यहाँ पे कम कम जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, पर जेनेटिक मटेरियल है डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर ही है। अब दीज प्रोवाइड सम फिनोटिपिक कैरेक्टरिस्टिक्स। फिनोटिपिक जिसको नहीं पता, फिनोटिपिक मींस एक्सटर्नल, फिनोटाइप जीनोटाइप। फिनोटाइप मतलब बाहर से कैसा दिख रहा है, लंबा है, चौड़ा है, मोटा है, पतला है, छोटा है, दैट इज फिनोटाइप। तो बाहर से कुछ चेंजेस करवाता है प्लाज्मिड, है ना, कुछ फिनोटिपिक चेंजेस करवाता है प्लाज्मिड इन द बैक्टीरियल सेल, दैट्स व्हाई प्लाज्मिड इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। और एग्जांपल, व्हाट काइंड ऑफ फिनोटिपिक चेंज, लाइक एग्जांपल के लिए रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं ना, एंटीबायोटिक सुना होगा, एंटीबायोटिक खा लो तो ये बैक्टीरियाज ना, जैसे कि तुमने क्या बहुत सारे सुना होगा, जैसे कि क्लोरेला कॉलेरे, है ना, विब्रियो कॉलेरे, और तो अभी मुझे वही याद आ रहा है, और कुछ से बहुत सारे याद नहीं आ रहा है। विब्रियो कॉलेरे एक है, वो भी एक बैक्टीरिया है, उसके वो कॉलेरा कॉज करता है, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम खाते हैं एंटीबायोटिक्स। अब एंटीबायोटिक्स इज गुड फॉर अस, बट इस बैक्टीरिया के लिए अच्छे नहीं है, ठीक है। सैल्मोनेला टाइफी, वो भी एक याद आ गया, ठीक है। तो ये जो मतलब क्या फिनोटिपिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये बैक्टीरिया के लिए अच्छे हैं, हमारे लिए नहीं। देखो हमने एंटीबायोटिक खाया तो वो जाके इसके सेल एनवेलप पे एक्शन करता है। व्हाट इज सेल एनवेलप? दिस आउटर कवरिंग इज कॉल्ड सेल एनवेलप। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन के अलावा एक और होता है आउटर लेयर विच इज कॉल्ड ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स इन तीन चीजों को मिला के, यानी ग्लाइकोकैलिक्स, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल को मिला के हमारा सेल एनवेलप बनता है। तो सेल एनवेलप में वो एक्शन करता है कौन? एंटीबायोटिक्स। तो क्या होता है ना, इसमें ये जो एक प्रोकैरियोटिक सेल है, इन अ प्रोकैरियोटिक सेल देयर आर नो ऑर्गेनेल्स, और इसका हर एक चीज मैक्सिमम फंक्शंस इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन करवाता है। तो जब
इसके सेल वॉल ग्लाइकोकैलिक्स को तोड़ के एंटीबायोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे एक्शन करता है, तो क्या होता है ना, ये सेल बच ही नहीं सकता क्योंकि इसका मोस्ट ऑफ द फंक्शन हो रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही, ठीक है, इसीलिए ये सरवाइव नहीं कर सकता। दैट इज व्हाट एंटीबायोटिक्स डू। एंटीबायोटिक्स केमिकल्स ही है ना, काइंड ऑफ वो भी मॉलिक्यूल्स हैं, कंपाउंड्स हैं, वो जाएंगे और इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे एक्शन करेंगे, जिसकी वजह से ये कामिंग इसके सेल एनवलप पे एक्शन करेंगे मेनली, जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया सरवाइव नहीं कर पाता। और हाँ, प्रोकैरियोटिक और जो सेल है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में दिस इज सोलली डोमिनेटेड बाय बैक्टीरिया, यानी जहां पे भी मैं प्रोकैरियोटिक सेल बोलूं वो एक बैक्टीरियल सेल ही है। इस दुनिया में अगर प्रोकैरियोट्स हैं तो दे आर ओनली बैक्टीरियाज के अलावा कोई भी प्रोकैरियोट्स नहीं है। बैक्टीरियाज को ही प्रोकैरियोटिक बोलते हैं, उनके अलग अलग वैरायटी होते हैं, बहुत वैरायटी होते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो पहले हमने समझ लिया न्यूक्लियर, फिर प्लाज्मिड्स देखा जो कि फिनोटाइपिक चेंजेस करते हैं, ये भी काइंड ऑफ जीन्स ही होते हैं, मतलब है ना, जेनेटिक मटेरियल होते हैं, बट आउटसाइड द मेन जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियोइड के बाहर होते हैं। these थिंग्स कैन इंडिपेंडेंटली डिवाइड। ये जो प्लाज्मिड्स हैं वो इंडिपेंडेंटली डिवाइड कर सकते हैं। मतलब क्या होता है ना, सेल डिवीजन के दौरान ये जो न्यूक्लियोइड है इसका एक और कॉपी बनता है, फिर सेल डिवाइड करेगा, पर ड्यूरिंग दिस, मतलब जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा तब भी ये प्लाज्मिड्स डिवाइड कर सकते हैं, ये इंडिपेंडेंटली डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए इनमें फिनोटाइपिक चेंज, मतलब कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस और फिनोटाइपिक चेंजेस यही लोग करते हैं। एक बहुत ही मजेदार सा कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एंड प्लाज्मिड्स, वो हम बाद में करेंगे, ठीक है, अभी इसी में करेंगे पर बाद में। सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, इन दोनों चीजों के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। बस अभी के लिए इतना जान लो, सेल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली सेमी परमिएबल। वो मतलब क्या बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को अंदर नहीं जाने देता, कुछ ही मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर जाने देता है। सेल वॉल, दिस गिव्स स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, एक दीवार की तरह होता है ना, ये हमारे घर की जो दीवार है सीमेंट से बनी हुई है, मतलब बहुत स्ट्रांग है, वैसे ही सेल वॉल होता है, बहुत स्ट्रांग, स्ट्रेंथ देता है, सेल को फटने से, बर्स्ट होने से या श्रिंक होने से बचाता है, ठीक है। दैट इज द फंक्शन ऑफ सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल बाद में, ग्लाइकोकैलिक्स बाद में। हम अभी इंक्लूजन बॉडीज, क्रोमेटोफोर और ये मीजोसोम्स पढ़ेंगे, फ्लैजेला भी बाद में। अच्छा ठीक है, तो इतना समझ गए। हम अभी मीजोसोम्स से शुरू करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आई होप ऑल दीज थिंग्स आर नोटेड, हम आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा ठीक है, जरा देखो, जरा एक नजर घुमाओ, इस डायग्राम को मैं नहीं मिटा रहा हूं क्योंकि आई वांट दिस, आई नीड दिस, ठीक है। ओके, वेरी नाइस। ये मीजोसोम्स तीन तरह के होते हैं। मीजोसोम्स पता है क्या क्या फंक्शन करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में? सेल डिवीजन में फंक्शन करते हैं, कॉपिंग ऑफ न्यूक्लियस, है ना, न्यूक्लियर डिवीजन, न्यूक्लियस के कॉपी में, जेनेटिक कॉपिंग, मतलब इसका जो जीनोम है उसको कॉपी करने में, जेनेटिक कॉपिंग गलत वर्ड है, गलत बात, ठीक है। ये सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है, और हाँ, रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, रेस्पिरेशन में हेल्प किया, बस यही कुछ ब्रॉड फंक्शंस है जिनमें ये हेल्प करते हैं, और फंक्शन मुझे एक्चुअली याद नहीं आ रहा। डीएनए रेप्लिकेशन, एक्चुअली जेनेटिक कॉपिंग कुछ अलग होता है तो उसको डीएनए रेप्लिकेशन हम बोल सकते हैं। वेरी नाइस। हाँ है, मेरी जो नोट्स वाली बुक है वो साइड में है, मैं उसे रेफर करूँ ताकि मैं गलत नहीं पढ़ाना चाहता ना। चलो, सेल डिवीजन में कैसे हेल्प करता है, एक एक करके डिटेल्स में पढ़ेंगे। पहले सेल डिवीजन में कैसे हेल्प करता है, देखो यहाँ पे ये ट्यूब्यूलर जो है ना, ट्यूब्यूल है, इसको ट्यूब्यूल बोलते हैं, ये इसको बोलते हैं वेसिकल। अच्छा हाँ,
इसको बोलते हैं वेसिकल, इसको बोलते हैं ट्यूब्यूल, और इसको बोलते हैं लैमेला। ठीक है, इन मीजोसोम्स को बोलते हैं। अब क्यों ये इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। सेल डिवीजन के वक्त क्या होता है, लेट्स से ये एक सेल है, सेल में ये जेनेटिक्स है, ठीक है, तो थोड़ा मैं सुंदर सा बना दूं तो फिर मेरा थोड़ा इजी होगा। यहाँ पे 2 स्ट्रैंड्स है, डबल स्ट्रैंडेड बोला है ना, तो डबल स्ट्रैंडेड है, 2 स्ट्रैंड्स है। तो क्या होता है, लेट्स सी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ऐसे ट्यूब्यूल बने हुए हैं, ऐसे 2 ट्यूब्यूल्स बने हुए हैं। तो क्या होता है, जब डिवीजन होना होता है, तो रहे ना, हाँ, जब डिवीजन होना होता है तब ये ट्यूब्यूल्स ऐसे एक्सटेंड करेंगे, ऐसे ये मीजोसोम्स ऐसे एक्सटेंड करेंगे, ट्यूब्यूल जो है एक्सटेंड करेगा, और इस जो न्यूक्लियोइड है, जेनेटिक मटेरियल, उसको पकड़ लेगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा ना, ये जो जेनेटिक मटेरियल है उसको सेपरेट कर देगा, ईच स्ट्रैंड को, डबल स्ट्रैंडेड है, इसके एक स्ट्रैंड को ऐसे डिवाइड कर देगा, अलग अलग कर देगा, है ना, इसके एक स्ट्रैंड को अलग कर देगा। अब जब स्ट्रैंड अलग हो गए तो भैया अब क्या होगा, देख, ईच स्ट्रैंड ऑफ द न्यूक्लियोइड या जेनेटिक मटेरियल का एक स्ट्रैंड भी दूसरे स्ट्रैंड को प्रोड्यूस कर सकता है। दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। जितना भी जेनेटिक मटेरियल है, एक स्ट्रैंड लो तो दूसरा स्ट्रैंड बन जाता है अपने आप, वो बनाने की कैपेसिटी रखता है। तो इसीलिए क्या होता है, धीरे धीरे दूसरा स्ट्रैंड भी डेवलप हो जाता है, अल्टीमेटली ये दो न्यूक्लियोइड के लिए कैपेबल हो जाते हैं। तब क्या होता है, धीरे धीरे ऐसे ट्यूब्यूल लगता रहेगा, ऐसे ट्यूब्यूल, ये भी ट्यूब्यूल है, ऐसे मेम्ब्रेन ऐसे होगा, होके सेल डिवाइड हो जाएगा, तो दो अलग अलग न्यूक्लियोइड मिल गए इनको। ठीक है, तो दिस इज हाउ सेल डिवीजन में ये काम करते हैं और डीएनए रेप्लिकेशन में काम करते हैं। देखो, पहले डीएनए रेप्लिकेट किया, अब अगर इन्होंने डीएनए रेप्लिकेट किया है तो एट द सेम टाइम इन्होंने सेल डिवीजन में भी हेल्प किया है ना। सेल डिवीजन में क्या होता है, पहले न्यू जेनेटिक मटेरियल कॉपी होता है, फिर हर एक ऑर्गेनल कॉपी होता है, वैसे करके धीरे धीरे वो सेल सेपरेट हो जाता है। तो इस मीजोसोम ने यानी ट्यूब्यूल ने क्या किया है, हेल्प किया है इन डीएनए कॉपिंग या डीएनए रेप्लिकेशन में। तो इसने अल्टीमेटली सेल डिवीजन में भी तो हेल्प किया ना। इन दिस वे इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन एंड डीएनए रेप्लिकेशन। ये हमने समझ लिया कैसे। दो ट्यूब्यूल्स हैं, जेनेटिक मटेरियल को पकड़ा, एक स्ट्रैंड को अलग कर दिया, दो अलग अलग स्ट्रैंड थे पर उन्होंने अपने आप में एक और स्ट्रैंड डेवलप कर दिया, तो डबल स्ट्रैंडेड बना लिया, दो न्यूक्लियोइड आ गए, डिवाइड हो गए। ठीक है, फिर सेल वॉल फॉर्मेशन में कैसे हेल्प करता है, सेल वॉल फॉर्मेशन के साथ ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है। ठीक है, कैसे करता है देखते हैं। अच्छा, इन दोनों में सेल डिवीजन में भी ट्यूब्यूल और डीएनए रेप्लिकेशन में भी ट्यूब्यूल ने काम किया। अब सेल वॉल फॉर्मेशन और ट्रांसपोर्टेशन में ये जो वेसिकल है ये काम करेगा। वेसिकल देखते हैं कैसे। अभी जो वेसिकल है इसमें क्या होता है पता है, लेट्स से ये सेल है ना, सेल वॉल है और ये सेल मेम्ब्रेन है इसके अंदर। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन है बढ़िया प्यारा सा, इसमें ऐसे एक वेसिकल बना हुआ है। अब क्या होता है, इधर अंदर कुछ ना कुछ खिचड़ी पकेगी। लेट्स से सेल वॉल फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए, बैक्टीरिया का सेल वॉल किससे बना होता है, पेप्टिडोग्लिकन से। अब तुम बोलो अरे भैया पेप्टिडोग्लिकन क्या है, पेप्टिडोग्लिकन फिक्र मत करो, अभी के लिए सिंपली यही समझ लो, ये बना होता है अपने वो जो क्या लिपिड्स होते हैं, सॉरी लिपिड्स बोल रहा हूं, प्रोटीन से बना होता है, प्रोटीन्स एंड शुगर्स, प्रोटीन शुगर से बना होता है। ठीक है, पेप्टिडोग्लिकन। अब क्या हुआ, प्रोटीन्स एंड शुगर्स प्रोसेस हो रहे हैं सेल के अंदर प्रोसेस हुए, इन्होंने वेसिकल के अंदर डाला, वेसिकल ऐसे पिचक गया। ठीक है, इन्होंने सब प्रोसेस किया, वेसिकल के अंदर डाला, वेसिकल पिचक गया तो मटेरियल इधर चला गया जहां पे सेल वॉल सिंथेसाइज हो रहा है, जहां पे सेल वॉल बन रहा है। वैसे ही एक और ऐसे वेसिकल है, यहाँ के इसके अंदर मटेरियल गया, ये भी फिर से पिचक गया, फिर से मटेरियल चला गया जहां पे सेल वॉल सिंथेसाइज हो रहा है वहां पे। ऐसे करके ये सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। और नॉट ओनली दैट, इस सेल वॉल फॉर्मेशन के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन भी तो कर रहे हैं। फ्रॉम द इनसाइड ऑफ सेल
ये ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं मटेरियल टू दी सेल वॉल, अलग सेल के अलग अलग पार्ट्स में वो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए दे हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन एंड सेल वॉल फॉर्मेशन। कौन? वेसाइकल। बाद में रहा रेस्पिरेशन, जिसमें लैमेला हेल्प करता है ना। मैंने क्या बोला था, ये पहला वाला, ये जो ये लैमेला है, ये ट्यूब्यूल है, ये वेसिकल है, ठीक है। वेसिकल, ट्यूब्यूल, वैसा क्लियरली दिख नहीं रहा होगा, ट्यूब्यूल और ये वेसाइकल है, ये ट्यूब्यूल है, ये लैमेला है। लैमेला क्या करता है? रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे बहुत ज्यादा ऐसे फोल्डिंग्स हैं, तो जितना ज्यादा फोल्डिंग्स उतना ज्यादा सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। तो जब सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो एरिया फॉर रेस्पिरेशन बढ़ेगा। जब एरिया फॉर रेस्पिरेशन बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली रेस्पिरेशन इजियर हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई देखो, रेस्पिरेशन इजियर जैसा कुछ नहीं है, रेस्पिरेशन होना है तो सरफेस एरिया ज्यादा चाहिए, इसीलिए तभी एफिशिएंट रेस्पिरेशन हो सकता है। इसलिए लैमेला में से इनफोल्डिंग्स हैं जहां पे एक इस सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल में रेस्पिरेशन होता है, क्योंकि इसका कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनेल नहीं है। तो तुमने देखा कितने इंपॉर्टेंट फंक्शंस, जैसे कि रेस्पिरेशन, जैसे कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन, सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन और सेल डिवीजन, ये सब चीजें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू हो रही है। मीजोसोम्स किसकी बनी होती है? बाय द इनफोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन्हीं से तो बनी होती है। देखो कितना इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इनफोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उनसे बना होता है ये, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं कि बैक्टीरियल सेल के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेल मेम्ब्रेन है। इसलिए जब हम एंटीबायोटिक्स देते हैं और वो सेल मेम्ब्रेन को अफेक्ट करता है, तब पूरा बैक्टीरियल सेल अफेक्ट हो जाता है, क्योंकि इसके लाइफ प्रोसेस लाइक रेस्पिरेशन, है ना, सेल डिविजन, ट्रांसपोर्टेशन और फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, ये सब चीजें सेल मेम्ब्रेन पर डिपेंडेंट है। उतना ही नहीं, और भी चीजें जो सेल मेम्ब्रेन पर डिपेंडेंट है, ठीक है। और भी चीजें जैसे कि देखो, तुमने ये चीज देखा होगा, मैंने न्यूक्लियोइड बोल दिया, प्लाज्मिड बोल दिया, सारे मीजोसोम्स कवर्ड, ये एक स्ट्रक्चर है इधर, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं क्रोमैटोफोर। क्रोमैटोफोर, क्या प्यारा नाम है यार, गूगल क्रोम नहीं, क्रोमैटोफोर। क्रोमैटोफोर क्या करता है? क्रोमा मतलब कलर, बायो में जब भी कलर आया तो कलर को हम बोलते हैं पिगमेंट। तो इसके अंदर, इसके नाम से ही पता चल रहा है, क्रोमैटोफोर के अंदर पिगमेंट स्टोर होते हैं। पिगमेंट्स यानी, पिगमेंट क्या होता है? क्लोरोफिल एक पिगमेंट है ना, क्लोरोफिल एक पिगमेंट है, कलर, जो कि एक फंक्शन, उस कलर के होने का भी एक फंक्शन है, उनको हम पिगमेंट्स बोलते हैं, एक कलर्स को पिगमेंट्स बोलते हैं। तो इन क्रोमैटोफोर्स में पिगमेंट्स स्टोर हुए होते हैं। अभी पिगमेंट्स किस लिए चाहिए? जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गे, ब्लू ग्रीन एल्गे हम इसको प्यार से बुलाते हैं, इसका असली नाम है सायानोबैक्टीरिया। तो सायानोबैक्टीरिया में क्या होता है ना, इसकी जरूरत होती है, सायानोबैक्टीरिया में इन पिगमेंट्स की जरूरत होती है, बिकॉज दीज आर फोटोसिंथेटिक, दीज आर फोटोसिंथेटिक, क्योंकि फोटोसिंथेटिक है, दीज नीड सनलाइट, ये ऑटोट्रॉफ्स है, इनको सनलाइट चाहिए, सनलाइट लेंगे, अपना फूड खुद सिंथेसाइज करेंगे, दैट्स व्हाई दे नीड पिगमेंट्स फॉर एब्सॉर्बिंग द एनर्जी ऑफ सनलाइट, है ना। इसीलिए इनको पिगमेंट्स चाहिए, जिसके लिए इनके अंदर क्रोमैटोफोर्स होते हैं और उनमें पिगमेंट्स कैद हुए होते हैं, क्लियर। उनमें पिगमेंट्स होते हैं, इसलिए क्रोमैटोफोर होता है, इनके अंदर पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है। चलिए, हमने पहले मीजोसोम्स पढ़ लिया, फिर क्रोमैटोफोर पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडीज क्या होता है? देखो, एक यूकैरियोटिक सेल में, वैसे हाँ मैं थोड़ा जल्दी जा रहा हूं, बट दिस यू कैन पॉज एंड रिपीट, वही सेम चीज है, ज्यादा कुछ नहीं है। और दूसरा स्पीड इसलिए जा रहा हूं क्योंकि दिस टॉपिक इज नॉट डायरेक्टली रिटन, बट इट इज इंपॉर्टेंट, दैट्स वाई पढ़ा रहे हैं। इंक्लूजन बॉडीज में क्या होता है? इंक्लूजन बॉडीज, जैसे कि हमारे यूकैरियोटिक सेल्स में स्टोरेज होता है। स्टोरेज कहाँ पे होता है? स्टोरेज होता है वैक्यूल्स के अंदर। तो वैक्यूल्स के अंदर स्टोरेज हो रहा है, तो इंक्लूजन बॉडीज में, है ना,
इंक्लूजन बॉडीज में स्टोरेज का पर्पस होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में, क्योंकि वैक्यूल की मेम्ब्रेन है। और बात यह है कि एक प्रोकैरियोटिक सेल में सेल मेम्ब्रेन के अलावा और कहीं पे भी मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो यहाँ पे जो स्टोरेज है ना, ये रैंडमली ऐसे साइटोप्लाज्म में पड़े रहते हैं। साइटोप्लाज्म, हाँ बाय द वे साइटोप्लाज्म होता है इनमें, जिनको नहीं पता साइटोप्लाज्म होता है, मत बोलना तो भैया साइटोप्लाज्म तो बोला ही नहीं है। भैया साइटोप्लाज्म है, ठीक है। तो वैसे साइटोप्लाज्म में ऐसे गुच्छों में, बंडल्स में पड़े रहते हैं द थिंग्स दैट नीड टू बी स्टोर्ड, उनको हम बोलते हैं इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडीज कुछ टाइप्स के होते हैं विच डिपेंड्स कि कौन कौन सी चीजें, कौन सा सब्सटेंस वहां पे स्टोर हो रहा है, उसके अनुसार उसका नाम पड़ा होता है, ठीक है। अच्छा अब इनको हम बोलते हैं ग्रैन्यूल्स। इंक्लूजन बॉडीज को बोलते हैं ग्रैन्यूल्स। ग्रैन्यूल्स मतलब क्या है? ग्रेन, ग्रेन जैसे दाने दाने ऐसे चीजें, तो दानेदार तरीके से तो स्टोर्ड है, इसलिए ग्रैन्यूल्स बोलते हैं। अगर ग्लाइकोजन स्टोर्ड है, अगर ग्लाइकोजन स्टोर्ड है तो बस ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स। वैसे ग्लाइकोजन क्या होता है? इन एनिमल्स एंड इन ये प्रोकैरियोट्स में, कुछ ऑर्गेनिजम्स में जो फूड है, द एक्सेस फूड या जो ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज क्या एनर्जी देता है ना, बट दैट ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। प्लांट्स में इन फॉर्म ऑफ स्टार्च स्टोर होता है, एनिमल्स में इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर होता है, और इनमें भी इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर होता है। इनमें और बहुत सारे फॉर्म्स हैं, पर मेनली फूड इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर होता है। किसमें? ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, दीज आर द इंक्लूजन बॉडीज। लेट्स से यहाँ पे ग्लाइकोजन ढेर सारा इकट्ठा हो गया, इसको ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स बोल दिया, ठीक है। दूसरा हमें पता है फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स। अच्छा तुम बोलो, अच्छा फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स बोल दिया। अगर एक बार तुम सोचो तो हमें प्रोटीन चाहिए, हमें लिपिड चाहिए, फैट्स चाहिए, फॉस्फेट किस लिए चाहिए? तो आगे हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन में कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है ना, दैट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड। लिपिड के साथ फॉस्फेट होता है। तो जब फॉस्फेट होता है, that's why it is called phospholipid, ठीक है। फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स या फॉस्फोलिपिड हम इसको बोलते हैं, इसलिए फॉस्फेट ग्रैन्यूल चाहिए क्योंकि यहाँ पे फॉस्फोरस यूज हो रहा है, इसलिए फॉस्फेट ग्रैन्यूल। यहाँ पे फॉस्फोरस स्टोर हो गया, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, ठीक है। जहां पे पिगमेंट स्टोर हुआ है, सायनोफिशियन ग्रैन्यूल्स। यहाँ इस जगह पे क्या ना, पिगमेंट स्टोर हो गया, सायनोफिशियन ग्रैन्यूल्स। वैसे हाँ, सयान, जहां पे भी तुम ऐसे सयान नाम सुनो, दैट रिफर्स टू ब्लू, ठीक है। तो यहाँ पे पिगमेंट स्टोर होते हैं, सायनोफिशियन ग्रैन्यूल्स। ढेर सारे पिगमेंट स्टोर हो गए, सायनोफिशियन ग्रैन्यूल्स। और दूसरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, चौथा सॉरी, इसको बोलते हैं गैस वैक्यूल्स। अब these are gas vacuoles बोला तो गया है, but this is not actually gas vacuole। वैक्यूल क्या ना, मेम्ब्रेन होता है। इसका ये मत समझ लेना अरे बोला था वैक्यूल में मेम्ब्रेन होता है, पर प्रोकैरियोटिक सेल में तो मेम्ब्रेन ही नहीं होता है, पॉसिबल ही नहीं है। नहीं, पॉसिबल है, बिकॉज दीज वैक्यूल में मेम्ब्रेन नहीं है, इनमें मेम्ब्रेन नहीं है। जस्ट इमेजिन एक जेली है, ठीक है, एक जेली है, इतना बड़ा जार है, उसमें जेली जेली भरा हुआ है। तुमने एक इंजेक्शन लिया जिसमें कुछ नहीं है, गैस है, खाली इंजेक्शन ऐसे खींच के डाल दिया उसके जेली के अंदर, पूरा हार्ड जेली उसके अंदर डाल दिया, और तुमने ऐसे पिचका दिया, मतलब इंजेक्शन मार दिया। तो उसके अंदर जो गैस था वो उस जेली में ट्रैप होके गोल ऐसे गैस ट्रैप बन जाएगा, जेली के अंदर ऐसे बबल बन जाएगा। वैसा ही कुछ होता है गैस वैक्यूल। जेली के अंदर हवा डाल दिया, तो गैस वैक्यूल में क्या भरा होता है? गैस। वैक्यूल नहीं होता, साइटोप्लाज्म में उसके चारों तरफ होता है, ये चारों तरफ ऐसे साइटोप्लाज्म है, सब साइटोप्लाज्म ही है, कुछ मेम्ब्रेन नहीं है, साइटोप्लाज्म ही है, बस इसके अंदर यहाँ पे गैस स्टोर हो गया है। ये गैस वैक्यूल्स का फंक्शन होता है बोयंसी। इनका यहां तक था स्टोरेज ऑफ सब्सटेंसेस, इसका फंक्शन है बोयंसी। बैक्टीरिया जब फ्लोट करते हैं, उनको जो बॉयंट फोर्स चाहिए, फ्लोट करने के लिए चाहिए लाइट वेटनेस, तो गैस भरा होगा तो फ्लोट करेंगे ना। तो बॉयंसी प्रोवाइड करने के लिए गैस वैक्यूल्स यूज होते हैं, ये बॉयंसी प्रोवाइड करते हैं। दिस इज मेनली फाउंड, एग्जांपल की बात करें तो हमारा ब्लू ग्रीन एल्गे या सायनोबैक्टीरिया में मिलता है,
पर्पल बैक्टीरिया में भी मिलता है, पर्पल बैक्टीरिया, इन सब चीजों में, इन सब बैक्टीरियाज में हमें गैस बैक्टीरियल दिखते हैं, और बहुत सारे एग्जांपल्स भी हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं, ये सब मेन चीजें खत्म हो गई, हमारा न्यूक्लियोइड खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, मीसोसोम्स खत्म हो गए, क्रोमैटोफोर खत्म हो गया, इंक्लूजन बॉडी स्टोरेज का भी खत्म हो गया। अब इस प्रोकैरियोटिक सेल के मूवमेंट के बारे में देखते हैं, ये होता है फ्लैजेला। फ्लैजेला के बारे में हम जानेंगे। ओके, फ्लैजेला हम देखेंगे। फ्लैजेला इज मेड अप ऑफ फ्लैजेलिन प्रोटीन। फ्लैजेला इज मेड अप ऑफ फ्लैजेलिन प्रोटीन इन प्रोकैरियोट्स। ये फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना हुआ होता है इन प्रोकैरियोट्स। ठीक है, ये बहुत 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 कम इंफॉर्मेशन जानना है। सो ये क्या करता है, दिस हेल्प्स इन लोकोमोशन, दिस हेल्प्स इन लोकोमोशन। ग्रेट, दैट्स इट, उतना ही। फ्लैजेला के बारे में डिटेल्स जानना है, जान सकते हैं। हर एक चैप्टर के बाद एक एडवांस वीडियो आएगा, उस एडवांस में टॉपिक से बाहर टू क्वेंच आवर क्यूरियोसिटीज वी विल पुट आवर कंटेंट्स। जहां पे क्यूरियोसिटी को क्वेंच करने के लिए कुछ एडवांस लेवल का टॉपिक आएगा। इन दैट प्लेस वी विल टॉक अबाउट सम थिंग्स व्हिच आई लेफ्ट हियर, पर वहां पे हम पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। लोकोमोशन, फ्लैजेला उसी में काम आता है, ऐसे ऐसे फ्लिप करेगा, बैक्टीरिया आगे बढ़ेगा। और दो चीजें जान लो, एक ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होता है, ऐसे सेल मेम्ब्रेन से निकला होता है, ऐसे सेल मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन से कनेक्ट करता है, इसको बोलते हैं पिलाई। ठीक है, पिलाई। ये भी प्रोटीन से बना होता है, स्पेशल प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, एंड दिस कनेक्ट्स अनदर बैक्टीरिया। लेट्स सी एक और बैक्टीरिया है, इसको कनेक्ट करेगा। तो इन बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसपोर्टेशन के लिए पिलाई यूज होता है। ठीक, इसके डेप्थ में मत जाना, बिकॉज इन बायोटेक्नोलॉजी वी आर टॉकिंग अबाउट वन सेल। सेल के अंदर के जेनेटिक्स, उसके अंदर के प्रोसेस, उसके अंदर जाते हैं हम। एक सेल से दूसरे सेल को हम नहीं कूदते। हमारी सारी पढ़ाई बायोटेक में एक ही सेल के अंदर होती है। पहले हम प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ लेंगे, फिर यूकैरियोटिक सेल पढ़ेंगे, क्योंकि वही हमारा फील्ड है। इन बायोटेक वी विल स्टडी अबाउट सेल्स, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। इन दिस टॉपिक ओनली हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। वेरी नाइस, फ्लैजेला भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, पिली एक ट्यूब होता है जो कि आउटग्रोथ होता है ऐसे, और ये प्रोटीन से बना होता है फॉर ट्रांसपोर्टेशन अमॉन्ग द डिफरेंट सेल्स, बैक्टीरियल सेल्स, ये काम आता है। देन देयर आर ऐसे ऐसे प्रोजेक्शंस होते हैं इन द सेल सरफेस, है ना, इसको हम बोलते हैं फिम्ब्रिए। ठीक है, ये भी वैसे ही प्रोटीन्स लिपिड्स का बना, प्रोटीन्स शुगर्स लिपिड्स का बना होता है। फिम्ब्रिए क्या करता है, फिम्ब्रिए कुछ नहीं, अटैचमेंट या फिर बोलते हैं एडहेसिवनेस, यानी एक सरफेस से अटैच करवाएगा। जैसे एक बैक्टीरिया है, उसे एक रॉक सरफेस पे चिपकना है, तो चिपकने के लिए फिम्ब्रिए काम देता है। पिली और फिम्ब्रिए लोकोमोशन में हेल्प नहीं करते, ओनली फ्लैजेला इन प्रोकैरियोट्स लोकोमोशन में हेल्प करता है। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर बैक्टीरिया। प्रोकैरियोटिक सेल्स हमारा कंप्लीट हो गया, because we have studied about nucleoid, main genetic material है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है, कोई भी मेम्ब्रेन इसके चारों तरफ नहीं है, यही समझ लो डीएनए बस पड़ा हुआ है, न्यूक्लियस का बस गुच्छा होकर पड़ा हुआ है। फिर हमने देखा प्लाज्मिड्स के बारे में। प्लाज्मिड्स न्यूक्लियोइड के अलावा जेनेटिक मटेरियल है, वो कुछ फिनोटिपिक कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर, मतलब क्या डेवलप करवाता है, लाइक रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स, उसके लिए फंक्शन करता है, और ये इंडिपेंडेंटली डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, प्लाज्मिड्स के बाद हम गए मीजोसोम्स पे। मीजोसोम्स बहुत क्रूशियल होते हैं, ये इनफोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होते हैं, और इनमें क्या होता है, वेसिकल जो है वो ट्रांसपोर्टेशन एंड सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स है सेल के, वो वेसाइकल के अंदर जाएंगे, वेसाइकल पिचक जाएगा और उनको ट्रांसपोर्ट कर देगा साइट में। जैसे यहाँ पे सेल वॉल बन रहा है तो उधर भेज देगा, लिपिड्स हुए अपने, सॉरी लिपिड्स नहीं, शुगर्स हुए, प्रोटीन्स हुए, जो भी लिपिड्स भी थोड़ा सा, उन सबको भेज देगा उधर पुचक करके। ठीक, तो ट्रांसपोर्टेशन सेल वॉल फॉर्मेशन में वेसाइकल काम करता है। लिख दें जरा, वेसाइकल। ठीक है, उसके बाद हम ट्यूब्यूल देखते हैं। ट्यूब्यूल किस काम में आता है, ट्यूब्यूल हमारे सेल डिवीजन एंड डीएनए रेप्लिकेशन में काम आता है। दो ट्यूब्यूल्स आके हमारे इस न्यूक्लियोइड से चिपक जाएंगे, फिर इसको खींच के इनके दो स्ट्रैंड्स को अलग कर देंगे,
फिर जो दो अलग अलग स्ट्रैंड्स हैं वो एक और स्ट्रैंड डेवलप कर देंगे तो दो न्यूक्लियोइड बन जाएंगे। फिर लैमेला आता है, लैमेला में सरफेस एरिया ज्यादा है तो एंजाइमेटिक एक्शन ज्यादा होता है, तो वहां पे रेस्पिरेशन परफॉर्म होता है इन अ प्रोकैरियोटिक सेल। तो वहां पे वो अपने फूड को रेस्पायर करके एनर्जी प्रोड्यूस करता है, एटीपी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, कहां पे? लैमेला में। ठीक है, मीजोसोम्स की बात खत्म। फिर हम जाते हैं क्रोमैटोफोर में, दिस इनवेजिनेशन। वैसे हाँ, इनवेजिनेशन, इनवेजिनेशन मतलब ऐसे गड्ढा हो जाना, मतलब अंदर जाना। दिस इज कॉल्ड एन इनवेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, इसको हम बोलते हैं क्रोमैटोफोर। तो क्रोमैटोफोर क्या है? एक इनवेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन है जिसके अंदर पिगमेंट स्टोर होते हैं फॉर दी हेल्थ। मतलब इसके अंदर पिगमेंट स्टोर होते हैं, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गे में एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए फ्रॉम सनलाइट। और कुछ बैक्टीरिया कलरफुल होते हैं या कलर रिलीज करते हैं, वो पिगमेंट्स की वजह से होता है। ठीक है, फिर फ्लैजेला आया। फ्लैजेला के अंदर होता है फ्लैजेलिन प्रोटीन, फ्लैजेलिन प्रोटीन के बने होते हैं फ्लैजेला, ये लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। और कुछ हमने फ्लैजेला के अलावा और कुछ सरफेस स्ट्रक्चर्स पढ़े जो कि सरफेस में प्रेजेंट होते हैं। क्या? फ्लैजेला। फिर एक पिली पढ़ा जो कि एक सेल से दूसरे सेल को कनेक्ट कर सकता है। फिम्ब्रिये पढ़ा जो कि एक सेल को ऐसे अटैच करवा देता है। ठीक है, ऐसे अटैच करवा देता है सरफेस से, उसको हमने फिम्ब्रिये बोला। ये सब चीजें प्रेजेंट होती हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग हम जो भूल चुके हैं पर हमें वो चाहिए, दैट इज कॉल्ड राइबोसोम। ठीक है, तो ये सेल है, ये सेल वॉल है और सेल मेम्ब्रेन है, ये अंदर वाला सेल मेम्ब्रेन, ये वाला सेल वॉल। ठीक है, अब यहाँ पे चिपके होते हैं हमारे राइबोसोम्स। ठीक है, राइबोसोम्स आर कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्रीज, ये प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करवाते हैं। दीज आर कॉल्ड राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स इन आवर सेल्स राइबोसोम्स जो होते हैं वो फ्रीली सस्पेंडेड होते हैं साइटोप्लाज्म में भी। वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर चिपके होते हैं। वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो उनको हम बोलते हैं राइबोसोम्स, प्रोटीन सिंथेसाइजिंग फैक्ट्रीज। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस करवाते हैं। इनमें प्रोकैरियोटिक सेल राइबोसोम साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट होता है राइबोसोम्स, और ऐसे सेल मेम्ब्रेन से एसोसिएट यानी सेल मेम्ब्रेन से चिपके हुए होते हैं राइबोसोम्स। प्रोटीन सिंथेसिस इनका भी काम है। ठीक है, और फर्स्ट में मैंने बोला था कि मैं प्लास्टिड के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा। वो प्रोटीन रेजिस्टेंस कैसे करवाता है और क्यों ये इंडिपेंडेंटली डिवाइड हो सकते हैं, वो थोड़ा देख लेते हैं। वैसे हाँ, टॉपिक खत्म हो गया, प्रोकैरियोटिक सेल्स इतना ही था। When we talk about, let's say इसको मैंने एक बनाया ऐसा करके सर्कुलर, ये बना दिया मैंने एक, let's say प्लाज्मिड। ठीक है, इसको बोलते हैं जीन टैक्सी। प्लाज्मिड में क्या है ना, अब इसका एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन वो डेवलप करेगा। ठीक है, यहाँ पे एक जीन उसने डेवलप किया, और ये जो जीन है वो एंटीबायोटिक से बचाने के लिए बैक्टीरिया को काम करता है। अब एंटीबायोटिक ब्लड में फ्लो के स्पीड में आ रहा है। अब अगर ये इस न्यूक्लियोइड में होगा, न्यूक्लियोइड में यहां पे कहीं पे होगा, तो इतने बड़े जेनेटिक मटेरियल को, अब देखो तुम्हारे पास एक छोटा सा फेस है, जैसे ये ऐसे एक छोटा सा फेस है, स्माइली। अब इस स्माइली को रेप्लिकेट करना है, कर लिया रेप्लिकेट स्माइली को, वाह क्या क्यूट है, दो स्माइली बन गए। एक और स्माइली बोलोगे वो भी बना दूंगा फटाफट। क्यों? क्योंकि एक सिंपल ड्राइंग है, बहुत सिंपल चीज है इसमें। अब मुझे कोई बोलेगा कि मोनालिसा को कॉपी करो, नहीं होगा। तो यही समझ लो, दिस इज लाइक अ मोनालिसा। मतलब इसमें इतना ज्यादा जेनेटिक मटेरियल है कि इसको डिवाइड करने में टाइम लगता है यार, बहुत टाइम लगता है इसको डिवाइड होने में। तो अगर इसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन रखेंगे तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को भी डिवाइड होने में या फिर कॉपी होने में, रेप्लिकेट होने में टाइम लगेगा। यहाँ पे लेट्स से एक जीन डेवलप हुआ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का, अब जब एक और कॉपी बनेगा इस न्यूक्लियोइड का, तब जाके एक और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन डेवलप होगा, तब तक तो सेल मर जाएगा। So for its protection only ये प्लाज्मिड्स इंडिपेंडेंटली डिवाइड कर पाते हैं। अब ये छोटा सा जीन है, आराम से एक और प्लाज्मिड ऐसे करके बन जाएगा, फटाफट से रेप्लिकेट करेगा, बहुत सारी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन आ जाएंगी और वो सेल को बचा लेंगे फ्रॉम एंटीबायोटिक्स। इसीलिए प्लाज्मिड्स इंडिपेंडेंटली कॉपी करने के लिए कैपेबल होते हैं, नेचर ने बनाया ऐसा। प्लाज्मिड्स को जीन टैक्सी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है इनको जीन टैक्सी भैया, क्यों बोला जाता है इनको जीन टैक्सी?
दीज आर कॉल्ड जीन टैक्सी, क्योंकि बिकॉज जीन टैक्सी इनको बोला जाता है क्योंकि लेट्स से मुझे बैक्टीरिया में कुछ एक डालना है, मुझे बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करना अंदर से, आई डोंट वांट कि बैक्टीरिया जिंदा रहे, तो मैं क्या करूंगा, इसमें से एक प्लाज्मिड निकालूंगा, उसके बायोटेक पढ़ रहे हैं भैया, अभी से शुरू हो रहा है बायोटेक, प्लाज्मिड को निकाला, हमारा खेल ही वही है, हम जेनेटिक्स के साथ खेलेंगे, प्लाज्मिड को निकाला, उसके जीन्स को निकाला, उसमें एक ऐसा जीन डाल दिया जो कि डिस्ट्रक्टिव है ना, वो जीन अगर जाएगा तो ये बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इसका सेल वॉल बनना बंद हो जाएगा, इस जेनेटिक को अगर डाला तो जेनेटिक को डाल दिया और बैक्टीरिया के अंदर छोड़ दिया। अब जाहिर सी बात है बैक्टीरिया तो रेजिस्ट करेगा, अभी अगर मैं किसी वायरस या किसी ऐसे कंपोनेंट को डालूं जो इसको डिस्ट्रॉय करने वाला है, तो फिर तो बैक्टीरिया रेजिस्ट करेगा ना कि नहीं, मतलब वो आने नहीं देगा, लेट्स से कंपोनेंट है डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट ये है, इसको ये अंदर आने नहीं देगा बैक्टीरिया, है ना। बट अगर मैंने इसका ही एक प्लाज्मिड बाहर निकाला, इधर ले आया और इसके अंदर अपना डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट डाल दिया और इसको अंदर जाने को बोला, देन द बैक्टीरिया विल अलाउ दिस प्लाज्मिड टू गो इनसाइड इट, तो इस प्लाज्मिड के साथ साथ अपना डिस्ट्रक्टिव जीन भी चला गया और वो बाद में इस बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर सकता है। हियर वेयर इट कम्स टू प्ले, इसलिए इसको जीन टैक्सी बोलते हैं, क्योंकि हमारे जीन्स को बाहर से अंदर लेने में हेल्प कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड जीन टैक्सी। बहुत इंटरेस्टिंग है। हियर वेयर इट कम्स टू प्ले, तो प्लाज्मिड समझ गए। एवरीथिंग इन प्रोकैरियोटिक सेल्स इज कंप्लीट, nothing more is required because very less was given in textbook, but we explored a lot more और बहुत मजा किया, इसीलिए ये सब समझ गए हम। सब प्रोकैरियोटिक सेल्स के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। अगली बार we will talk about cell membrane and cell wall. There we will see कि कैसे इनका सेल मेम्ब्रेन और यूकैरियोटिक सेल्स का सेल मेम्ब्रेन सिमिलर है, और वहां से हम यूकैरियोटिक सेल को एक्चुअली स्टार्ट करेंगे, जिसके बारे में हमारा असली टॉपिक है। इट इज अ वेरी लार्ज टॉपिक। प्रोकैरियोटिक एक में खत्म हो गया, बट यूकैरियोटिक सेल्स हैव मल्टीपल ऑर्गेनल्स, अलग अलग बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, तो वैसे ही हम उनको भी पढ़ेंगे। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। थैंक यू वेरी मच।